आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है रेक्टल प्रोलैप्स, दैट इज गुदा भ्रंश। जो हम लोग आयुर्वेद से जो लोग कोरिलेट करते हैं रेक्टल प्रोलैप्स को गुदा भ्रंश से। तो जो गुदा भ्रंश है उसका जो रेफरेंस आता है वो आता है सुश्रुत निदान स्थान और सुश्रुत चिकित्सा स्थान में आता है। तो गुदा भ्रंश जो होता है, देखो निदान स्थान में जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें उसमें जो 13 नंबर चैप्टर है उसमें गुदाभ्रंश का निदान के बारे में दिया गया है। उसमें चार चीज निदान के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें ये बोला गया है कि प्रवारण, अतिसार, ठीक है, जो रुक्षण होता है, रुक्ष देह होता है और दुर्बल, ये चार के कारण क्या होता है, गुद का भ्रंश होता है, यानी गुद का प्रोलैप्स होता है। तो इनमें से चार कारण क्या क्या है? प्रहारन अतिसारभ्यम निर्गच्छति गुदबाहि रुक्ष दुर्बल देहस्य गुदभ्रंश तमादिशेत। मतलब क्या है कि जो चार कॉजेज है रेक्टम प्रोलैप्स होने का कारण है वो क्या क्या है? सबसे पहला है प्रवारण। प्रवारण का मतलब होता है अगर एक्सेसिव स्ट्रेनिंग करें स्टूल पास करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवारण। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोलैप्स और फॉलिंग आउट ऑफ द एनस इन अ वीक और लीन पेशेंट थ्रू स्ट्रेनिंग। ठीक है, स्ट्रेनिंग कि कौन लोग स्ट्रेनिंग करेंगे? जो लोग वीक और लीन पेशेंट हो गए, यानी जिन लोग का देह जो होगा वो रुक्ष होगा या दुर्बल होगा। अगर वो वाले व्यक्ति अगर एक्सेसिव स्ट्रेनिंग करे, एक्सेसिव प्रवारण करे या फिर अति मतलब उसमें अति जोर लगाएंगे अगर हमारा मल त्याग करने में, तो उनमें क्या होता है, गुदभ्रंश होता है। और क्या होता है, जिन लोगों में अतिसार होता है, जिन लोगों में एक्सेसिव डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, गुदा भ्रंश होता है, गुदा का प्रोलैप्स होता है। हम लोग मॉडर्न आगे चल के मॉडर्न कोरिलेट पढ़ेंगे कि पार्शियल जो गुदा का प्रोलैप्स होता है, पार्शियल रेक्टल प्रोलैप्स का होता है, वो सबसे ज्यादा चिल्ड्रन में देखा जाता है। और अगर वो लोग एक्सेसिव डायरिया अगर बच्चे लोग करेंगे तो उसमें क्या होता है, गुद का प्रोलैप्स यानी रेक्टम का प्रोलैप्स होने का चांसेस रहता है। तो इसमें हमारे जो संहिता है उसमें भी ये भी लिखा हुआ है कि अगर अतिसार होगा या फिर अर्जिंग ऑफ फ्लो ऑफ स्टूल अगर बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, दैट इज डिसेंट्री, तो उसमें गुदाभ्रंश से देखने को मिलता है। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया है, दुर्बल देहस्य और रुक्ष देह, यानी हम लोग ने जो डिस्कस किया था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो लोग दुर्बल होते हैं, ठीक है, जो लोग का देह जो होता है रुक्ष होता है, ठीक है, इन लोगों में क्या होता है, गुदाभ्रंश से होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेक्टल प्रोलैप्स दैट इज गुदभ्रंश का निदान। इसका चिकित्सा के बारे में दिया हुआ है कि सुश्रुत ने चिकित्सा चैप्टर नंबर 21 में बताया गया है कि इसके चिकित्सा के बारे में। तो इसका चिकित्सा अगर हम लोग देखेंगे तो इसके चिकित्सा में सबसे पहले क्या करते हैं, जो गुद का भ्रंश होता है यानी रेक्टम का प्रोलैप्स होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, रेक्टम को हम लोग अनॉइंट करते हैं स्नेहन से। ठीक है, फिर स्वेदन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे जो प्रोट्रूडेड जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन करेंगे। सेकंड जो होता है, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, वो जो रेक्टम प्रोलैप्स हो गया है उसको हम लोग गोफन बंध, अ काइंड ऑफ बंध होता है, काइंड ऑफ बैंडेजिंग होता है, जब हम लोग बंधन पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें गोफना बंध होता है। ये गोफना बंध विद द हेल्प ऑफ गोफन बंध, ये गोफन बंध एक काइंड ऑफ टेक्निक होता है। ये बंधन वाले चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफली में। तो उसमें क्या होता है, गोफना बंधा करके हम लोग एक बंधन बैंडेजिंग कर देंगे, वो रेक्टम का जो भी एनस वाला पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग बैंडेजिंग कर देंगे जो प्रोट्रूडेड हो गया है। थर्ड में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली मूशकादि तेल, यू ऑल नो, आप लोगों को पता है कि मूशकादि तेल जो होता है वो गुदाभ्रंश के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पिचू धारण करते हैं। तो ये जो मूशकादि तेल होता है जिसको हम लोग पीछू धारण करते हैं, पीछू मतलब क्या करते हैं, ये एक तेल होता है, पीछू मतलब कि कॉटन स्वैब लेते हैं, ये तेल में हम लोग डिप करते हैं, डिप करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें पोर करते हैं रेक्टम वाला पार्ट में। तो ऐसा बोला गया है कि पीछू तेल या मुसकादी, सॉरी मुसकादी जो तेल होता है वो गुदाभ्रंश से बहुत अच्छा रोल काम करता है। तो वे कैसे बनता है, मुसकादी तेल हम लोग कैसे बनाते हैं, महापंचमूल होता है, जैसे हम लोग को पता है बृहद पंचमूल, लघु पंचमूल मिला करके क्या होता है, एक महापंचमूल जो होता है यानी बृहद पंचमूल क्या होता है, उसको हम लोग मिल्क के साथ, दूध के साथ ये महापंचमूल को हम लोग पकाएंगे। ठीक है, उसको कुक करने के बाद क्या होता है, साथ में हम लोग क्या करेंगे, पंचमूल हम लोग ने लिया और दूध को लिया यानी मिल्क को लिया, इसको हम लोग कुक करते हैं, दूध में पकाते हैं, और उसके बाद हम लोग चूहे मूस का क्या करते हैं, छोटा छोटा पीसेस करके उस कवात में हम लोग डालते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं, लोग ये तीनों चीज को हम लोग बॉयल करते हैं एक साथ। फिर जो रेसिपी मतलब जो जो बचता है, जो क्वांटिटी कुक करने के बाद जो बचता है उसको क्या करते हैं,
वाताग्न द्रव के साथ हम लोग उस जगह को लुब्रिकेशन करते हैं, मतलब रेक्टम वाला जो हिस्सा है लुब्रिकेट करते हैं, और हम उसका पान के लिए भी देते हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है, वो जगह हम लोग अंगुएंट्स यानी कि हम लोग मतलब वो जगह पे लुब्रिकेशन करते हैं ऑइंटमेंट की तरह, या फिर वो जगह पिचू की तरह हम लोग यूज करते हैं रेक्टम की ओर। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि गुदा भ्रंश का कॉज क्या क्या है। ये चार कॉज जैसे प्रवारण, अतिसार, अगर रुक्ष, मतलब इसका मतलब क्या है, चार कॉज मतलब नहीं, मतलब दो ही कॉज है। मतलब इसमें अगर कोई रुक्ष देह है और जो कोई दुर्बल व्यक्ति है, अगर उनमें अगर प्रवारण हो या अतिसार हो, ठीक है, उनमें गुदा भ्रंश से होता है। मेनली दो कॉज है, दैट इज प्रवारण और अतिसार। इन लोग में, जो लोग रुक्ष देह है जिन लोग का है, और जिन लोग का दुर्बल शरीर है, उनमें अगर प्रवारण और अतिसार हो तो उस पर गुदा से होने का चांसेस होता है। साथ में इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले हम लोग ने स्नेहन स्वेदन किया, ठीक है। सेकेंड वाला होता है गोफना बंद हम लोग ने लगाया। थर्ड वाला जो होता है मूषकादि ऑयल से हम लोग पिचू धारण कराए। और ये मूषकादि ऑयल कैसे बनता है, तेल कैसे बनता है, मिल्क विच इज कुक विद महापंचमूल, ठीक है, पंचमूल से हम लोग कुक करते हैं मिल्क को, साथ में माउस का जो है, चूहे का छोटा छोटा बॉडी पार्ट्स यूज करके उसमें हम लोग कुक करने के बाद हम लोग पेशेंट को इधर। हेलो, ব্যথা হচ্ছে? आमिर म्यूट करना। 95 तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, महापंचमूल साथ में मिल्क का क्वाथ हम लोग यूज करते हैं। और पेशेंट क्या करते हैं, वो जगह पे हम लोग हमारा अंगुएंट्स या फिर लुब्रिकेशन रेक्टम के एरिया में हम लोग अप्लाई करते हैं, ল্যান্টাস ठीक है। স্টার্ট अब हम लोग आते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम वाला। মিক্সচার হয় না তুমি স্টার্ট हेलो आमिर, বাই ফিজিক্যাল हेलो, আমি ভাবছি হিউম্যান कोई এক্সট্রা आमिर को कोई कॉल करके बोलना म्यूट करो। 8 दिन দিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে একবার দেখে নেবেন 12 नेक्स्ट वाला पार्ट आते हैं प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम में। ओके, हाँ, थैंक यू। अब आते हैं, देखो, प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम वाला पार्ट में। प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम दैट इज विच इज कोरिलेट इन मॉडर्न, जो हम लोग मॉडर्न से कोरिलेट करते हैं गुदा भ्रंश को, दैट इज प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। तो प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम, देखो, सबसे पहले प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि प्रोट्रूशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, और द एंटायर रेक्टम आउटसाइड द एनल वॉल्स। मतलब कि क्या होता है, ये मान लो, ये तो हम लोग को पता है कि ये हमारा क्या होता है, रेक्टम वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा जो होता है, ये 15 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, ठीक है, ये होता है 15 सेंटीमीटर का, सॉरी, ये जो होता है हमारा 15 सेंटीमीटर, ये जो मान लो ये हमारा रेक्टम वाला पार्ट है, ये होता है 15 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। उसके बाद जो होता है वो एनल कैनल स्टार्ट होता है, ठीक है। एनल कैनल जो होता है, एनल कैनल ये होता है 3 to 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है। उसके बाद क्या होता है, एनल वर्ज होता है, जहां से तुम्हारा स्टूल पास होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा जो होता है रेक्टम वाला पार्ट होता है, दैट इज 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसके बाद एनल कैनल वाला पार्ट है, दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसके बाद होता है एनल वर्ज का पार्ट। तो इसमें क्या होता है ना, प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम में, तो उसमें क्या होता है, अगर म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर रेक्टम का हम लोग को पता है कि रेक्टम का जो होता है मेनली 4 लेयर्स होता है, एज कम्पेयर टू जीआई ट्रैक्ट में जो गट का जो ऐसा लेयर होता है, दैट इज म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सेरोसा, ये 4 लेयर होता है। तो अगर प्रोट्रूशन हो जाए म्यूकस मेम्ब्रेन का, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब, या फिर सब म्यूकोजा ऑफ द रेक्टम, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन का और सब म्यूकोजा पार्ट रेक्टम का, मतलब रेक्टम का जो लेयर है, जो 4 लेयर है, उसमें से आइदर म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर सब म्यूकोजल मेम्ब्रेन का क्या हो, प्रोट्रूशन हो जाए, या फिर जो एंटायर रेक्टम का जो लेयर है, यानी कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, फिर तुम्हारा सेरोसा एंड मस्कुलरिस, अगर ये चारों लेयर का अगर रेक्टम से प्रोट्रूजन हो जाए आउटसाइड द एनल वर्ज, मतलब ये जो होता है एनल वर्ज होता है, ठीक है, और ये होता है रेक्टम वाला पार्ट। अगर ये जो रेक्टम वाला हिस्सा है, अगर ये जो रेक्टम वाला हिस्सा है, अगर किसी कारण से अगर ये प्रोट्रूड हो जाए फ्रॉम द एनल वर्ज, मतलब यहाँ से प्रोट्रूड हो जाए फ्रॉम द एनल वर्ज, आइदर म्यूकोजा मेम्ब्रेन और सबम्यूकोजा मेम्ब्रेन और द एंटायर रेक्टम वाला पार्ट अगर यहाँ से एनल वर्ज से प्रोट्रूड हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम। आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर है कि प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम का डेफिनेशन हम लोग कब बोलेंगे,
ठीक है। अब ये जो प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं मेनली। एक होता है पार्शियल प्रोलैप्स और एक होता है कंप्लीट प्रोलैप्स, जिसको हम लोग प्रोसिडेंशिया बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फुल थिकनेस प्रोलैप्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो पार्शियल प्रोलैप्स क्या होता है? पार्शियल प्रोलैप्स जो म्यूकोसा होता है उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया हुआ है। पार्शियल प्रोलैप्स हम लोग कब बोलेंगे? अगर कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर कोई भी रेक्टम का म्यूकस मेम्ब्रेन और सब म्यूकोसा मेम्ब्रेन रेक्टम का अगर प्रोलैप्स होता है, तब हम लोग उसको बोलते हैं पार्शियल प्रोलैप्स। ठीक है। और अगर कंप्लीट प्रोलैप्स कब बोलेंगे? अगर चारों लेयर अगर प्रोलैप्स हो जाता है रेक्टल वॉल से, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट प्रोलैप्स। तो चारों लेयर क्या क्या है? मस्कुलरिस, आई रिपीट, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, सेरोसा, और तुम्हारा होता है सेरोसा, मस्कुलरिस, तुम्हारा सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। अगर ये चारों लेयर का अगर प्रोलैप्स हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कंप्लीट प्रोलैप्स और प्रोसिडेंशिया। अगर कोई भी एक लेयर या दो लेयर यानी म्यूकोसा और सबम्यूकोसा का अगर लेयर का क्या होता है, प्रोलैप्स होता है, तो हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रोलैप्स। जो पार्शियल प्रोलैप्स होता है वो सिर्फ चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पार्शियल जो प्रोलैप्स होता है दैट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रंस और इन्फेंट। बट जो कंप्लीट प्रोलैप्स होता है वो एल्डरली में ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है। तो टाइप्स बेसिकली डिफरेंशिएटेड इनटू पार्शियल प्रोलैप्स एंड कंप्लीट प्रोलैप्स। ठीक है। तो मान लो अगर कोई प्रोलैप्स होता है, तो पहले हम लोग पार्शियल प्रोलैप्स डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल प्रोलैप्स क्या होता है। कि बेसिकली जो रेक्टम वाला हिस्सा होता है, वी ऑल नो कि रेक्टम का जो हिस्सा होता है वो 15 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, एज आई डिस्कस अर्लियर। तो 15 सेंटीमीटर से अगर मान लो लेस देन 4 सेंटीमीटर अगर रेक्टम का पार्ट अगर निकल रहा है फ्रॉम द एनल वर्ज, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रोलैप्स। ठीक है, लेस देन 4 सेंटीमीटर ऑफ रेक्टम अगर बाहर निकला है, प्रोलैप्स हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रोलैप्स। So when only mucosa and submucosa of the rectum comes out through the anus is called as partial prolapse. ठीक है, अगर चारों निकल आता है then it is called as complete prolapse. So it is more common in infants. And infants में क्या होता है, as I discussed, कि डायरिया जिन लोग में ज्यादा होता है इन्फेंट में, और वेट लॉस जिन लोग में दिखता है, उसमें क्या होता है, प्रोलैप्स दिखने को मिलता है, दैट इज पार्शियल प्रोलैप्स। ठीक है। और इन्फेंट में क्यों ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है पार्शियल प्रोलैप्स? बिकॉज कि जो इन्फेंट में जो होता है, जो कर्व होता है ना, बेसिकली जो जैसे कि जो कर्व देखने को मिलता है, दैट इज सैक्रम का जो कर्व होता है, बेसिकली जैसे ये वाला जैसे कर्व आया, उसमें सैक्रम होता है ना, वो अंडर डेवलप्ड कर्व होता है। जैसे मान लो जो कर्व आता है, जैसे सैक्रम का भी ऐसे आता है, ये ऐसे सैक्रम का एक कर्व बनता है। ठीक है, सैक्रल कर्व। तो इन्फेंट में क्या होता है, जब ऐसा बोन सबसे डेवलप्ड होता है ना, तो उसमें सैक्रल कर्व जो होता है वो अंडर डेवलप होता है। नॉर्मल एडल्ट्स में कर्व ऐसा होता है ड्यू टू सैक्रम का डेवलपमेंट की वजह से, बट इन्फेंट में क्या होता है ना, सैक्रम का जो होता है बेसिकली डेवलप नहीं होता है वो कर्व। तो उसके डेवलप नहीं होता है, इसके लिए इसकी वजह से क्या होता है, जो पाथवे रहता है वो स्ट्रेट रहता है, और प्रोलैप्स बहुत इजीली हो जाता है इन केस ऑफ इन्फेंट। तो उन लोगों में अगर डायरिया ज्यादा हो, तो उसमें क्या होता है, इन्फेंट में हमारा रेक्टम का प्रोलैप्स देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया पार्शियल प्रोलैप्स। ठीक है। तो इडियोपैथोजेनेसिस क्या क्या है? बेसिकली इन्फेंट्स में क्या होता है, ड्यू टू डिमिनाइज्ड टोन ऑफ मस्कुलेचर। वी ऑल नो कि जो मस्कुलेचर टोन जो होता है वो इन्फेंट में डेवलप उतने अच्छे से नहीं होता है। ठीक है। और उसके वजह से क्या हो रहा है कि अगर एक्सेसिव स्ट्रेनिंग हो और डायरिया हो और वूपिंग कफ भी हो, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, बच्चों में पार्शियल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। बट इन एडल्ट्स, बिकॉज लॉस ऑफ टोन ऑफ एनल स्फिंक्टर में कॉज वेरी पार्शियल प्रोलैप्स। एडल्ट्स में ऐसा क्या हो गया कि बेसिकली उन लोग में जो जब लॉस हो गया एनल स्फिंक्टर का ड्यू टू ओल्ड एज, तब देखा गया पार्शियल प्रोलैप्स। बट जनरली उन लोग में कंप्लीट प्रोलैप्स देखने को मिलता है। ठीक है। तो उसमें क्यों रीजन होता है, ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन हो गया। और क्या होता है कि प्रोस्टेट, एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से क्या होता है, कभी कभार देखने को मिलता है। और एक्सेसिव अगर कफिंग हो ड्यू टू एनी ब्रोंकाइटिस, तो उसमें क्या होता है, पार्शियल प्रोलैप्स एडल्ट्स में दिखता है। तो एडल्ट्स में भी क्या होता है कि पार्शियल प्रोलैप्स देखने को मिलता है, और उसका रीजंस क्या क्या है, ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, ड्यू टू एरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ड्यू टू प्रोस्टाइटिस, सॉरी, ड्यू टू एनलार्ज प्रोस्टेट। तो एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से क्या होता है, यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेनिंग जो होता है उसमें एक्सेसिव करना पड़ता है। और एक्सेसिव कफ हो ड्यू टू एनी ब्रोंकाइटिस, तो उनमें क्या गया है, एडल्ट्स में क्या होता है, ये सब रीजन से पार्शियल प्रोलैप्स देखते हैं। और फीटर या फिर इन्फेंट में या फिर बच्चों में क्यों देखते हैं, ड्यू टू एनी डायरिया कोज। ये तो हो गया पार्शियल प्रोलैप्स का रीजन इन केस ऑफ एडल्ट, इन केस ऑफ इन्फेंट।
बट इन्फेंट में क्या होता है, सबसे ज्यादा पार्शियल प्रोलैप्स देखने को मिलता है। तो पार्शियल प्रोलैप्स जो होता है उसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं इन केस ऑफ अगर बच्चों में हो। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, इसको हम लोग सर्जिकली ट्रीटमेंट नहीं करते इन केस ऑफ पार्शियल प्रोलैप्स। बेसिकली क्या करते हैं, जो डिजिटल विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मतलब डिजिट फिंगर्स हम लोग क्या करते हैं, वो पार्शियल प्रोलैप्स को मान लो पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि अगर ऐसा पार्शियल प्रोलैप्स बच्चों में आ जाए तो वो लोग डिजिटली उसको रिपोजिशन करके वो पार्शियल प्रोलैप्स को करेक्ट कर ले, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिजिट या फिंगर से, ठीक है। और क्या करते हैं, नंबर सेकंड इज द इंजेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, स्क्लेरोसिंग एजेंट देते हैं। स्क्लेरोसिंग एजेंट मेनली इथोनालामाइन ओलिएट का एक स्क्लेरोसिंग एजेंट आता है, दैट इज इंजेक्शन फॉर्म में। तो स्क्लेरोसिंग एजेंट क्या करता है ना, तो वो जो सब म्यूकोजा वाला पार्ट है, ये हम लोग क्या करते हैं, सब म्यूकोजा में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सब म्यूकोजा वाला मस्कुलर वाला जो सब म्यूकोजा वाला पार्ट है रेक्टम का, उसमें एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और उनमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस इंजेक्शन, उनमें क्या होता है, एडिशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये स्क्लेरोसिंग एजेंट क्या करता है, एडिशन करता है, फाइब्रोसिस करता है वो सब म्यूकोसा का पार्ट का, ठीक है। और जो स्क्लेरोसिंग जो एजेंट होता है ना, वो क्या करता है, अ काइंड ऑफ असेप्टिक इन्फ्लामेशन करता है। अब सेप्टिक इन्फ्लामेशन करेगा तो उनमें से इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। बट ये हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वहां पे क्या होता है, एक असेप्टिक इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे एडिशन देखने को मिलता है, फाइब्रोसिस देखने को मिलता है सब म्यूकोजा के पार्ट में। तो एडिशन और फाइब्रोसिस हो जाएगा अगर वहां उस जगह पे, तो उसके बाद क्या होता है, वहां से अब फिर क्या होगा, प्रोलैप्स होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग डिजिटल रिपोजिशन हम लोग करने के लिए बोलते हैं। और सेकंड में वी यूज एडमिनिस्ट्रेड स्क्लेरोसिंग एजेंट, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्लेरोसिंग एजेंट। ये क्या करता है, वो जगह को असेप्टिक इन्फ्लामेशन करके वहां पे एडिशन और फाइब्रोसिस कर देता है वो लेयर का, जिसकी वजह से वो जो प्रोलैप्स होता है वो उसके बाद नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका इनफैक्ट में कॉजेस क्यों बोला गया है ऐसा, ये रीजन याद रखना कि ड्यू टू अनडेवलप्ड सेप्टल कर्व, ठीक है। तो ये रीजन मिलता है, और ड्यू टू समवॉट हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी इनफैक्ट में ऐसा पार्शियल प्रोलैप्स देखने को मिला है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में जैसे वही डिजिटल रिपोजिशन हो गया, इंजेक्शन ऑफ इथोनालामाइन ओलिएट दैट इज अ स्क्लेरोसिंग एजेंट, ठीक है, ये वाला हम लोग एज अ ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं बट पार्शियल प्रोलैप्स। इतना क्लियर है? है दादा। ओके। अब आते हैं कंप्लीट प्रोलैप्स में, दैट इज यू कॉल इट एज प्रोसिडेंशिया, ठीक है, दैट इज फुल थिकनेस प्रोलैप्स, ठीक है। ये जो लेयर होता है रेक्टम का जो पार्ट होता है, अगर 4 सेंटीमीटर से अगर 4 सेंटीमीटर से अगर कम हो, देन इट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रोलैप्स। अगर ये जो रेक्टम वाला पार्ट है, अगर ग्रेटर देन 10 to 15 सेंटीमीटर अगर रेक्टम का अगर प्रोलैप्स हो जाए, देन वी कॉल इट एज कंप्लीट प्रोलैप्स, प्रोसिडेंशिया। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आई होप क्लियर है सबको कि कंप्लीट प्रोलैप्स हम लोग कब बोलेंगे। और एक इसका क्या डिफरेंस है कि इसमें जो होता है चारों लेयर, ठीक है, चारों लेयर क्या होता है, रेक्टम से जो होता है, रेक्टम का जो चारों लेयर है वो बाहर आ जाता है। और एक इसका क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करते हैं पार्शियल और कंप्लीट प्रोलैप्स में, कि अगर हम लोग मान लो क्या होता है, अगर हम लोग एग्जामिन करते हैं, मान लो अगर रेक्टम जब बाहर निकला है, प्रोट्रूड किया है, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग टच करेंगे या फील करेंगे, तो उसमें क्या होता है ना, सिंस इसमें 2 लेयर इन्वॉल्व होता है, मस म्यूकोजा और सब म्यूकोजा का, अगर हम लोग उसको डिजिट से अपने फिंगर से अगर उसको फील करेंगे रेक्टम को, तो उसमें क्या मिलता है ना, एक डबल लेयर स्ट्रक्चर देखने समझ में आता है। हम लोग फील भी कर पाते हैं कि डबल लेयर स्ट्रक्चर जो होता है, प्रोलैप्स जो हुआ है उसको अगर हम लोग फील करेंगे, तो वो डबल लेयर्ड का एक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। बट कंप्लीट प्रोलैप्स में जब हम लोग उसको फील करेंगे, तो उसमें मल्टीपल लेयर फील होता है, ठीक है, दैट इज मल्टीपल लेयर उसमें फील होता है, और वो जो होता है लेयर बहुत थिक होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इधर पार्शियल है, कंप्लीट है, ठीक है। ऐसे देख कर भी हम लोग कर लेते हैं, बट उसको फील करके भी हम लोग समझ जाते हैं कि अदर ये सारा लेयर इन्वॉल्व है या फिर 2 या 1 लेयर इन्वॉल्व है। तो ये कंप्लीट प्रोलैप्स हो जाता है, दैट इज फुल थिकनेस प्रोलैप्स। अब क्या है, दैट इज जो कंप्लीट प्रोलैप्स होता है, बेसिकली इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स, दैट इज इन एडल्ट्स, और ऑल्सो इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल, बेसिकली इन पोस्टपार्टम। जब डिलीवरी होता है, डिलीवरी होने के बाद क्या होता है, ड्यू टू प्रेशर की वजह से क्या होता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, इन पोस्टपार्टम फीमेल में कंप्लीट कोलैप्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इटोलॉजिकल फैक्टर्स में, क्या क्या रीजन है कंप्लीट कोलैप्स होने में।
एक तो बॉवेल हैबिट या अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, अगर जो होता है एनल स्पिंटर जो होता है अगर उसका लैक्सिटी रहेगा, अगर ठीक ठाक वो लैक्सिटी रहता है, मतलब ठीक ठाक वो उसमें मतलब लैक्सिटी मतलब क्या होता है उसमें ठीक ठाक मतलब लूज रहता है अगर एनल स्पिंटर, तब जाकर के इसमें देखने को मिलता है स्ट्रेनिंग एक्सेसिव हो एल्डरली वुमेन हु आर मल्टी पैरा, ठीक है, डिलीवरी के बाद वो देखने को मिलता है, इनकेस स्लाइडिंग हार्निया और एनी लैक ऑफ रेक्टल फिक्सेशन और डिसऑर्डर फंक्शंस ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स, तो इन सब रीजंस में इटोलॉजिकल फैक्टर्स में देखने को मिलता है इन केस ऑफ कंप्लीट प्रोलैप्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है वहां से, ठीक है, इरिटेशन पेरिनियल स्किन को कर सकता है, और रेक्टम क्या होता है डिसेंट्स ड्यूरिंग डाउन द स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग करते वक्त क्या होता है रेक्टम डिसेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या करते हैं पार्शियल प्रोडक्ट्स में हम लोग डिजिटल रिपोजिशन करके हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सर्जिकली मैनूवर करते हैं इन केस ऑफ कंप्लीट प्रोलैप्स में, ठीक है। सर्जरी विद द हेल्प ऑफ सर्जरी हम लोग क्या करते हैं इसको ट्रीट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से जो जो मार्क कर रहे वही याद रखना और वही नोट में लिखना। सर इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा मत याद रखो, इन्वेस्टिगेशन में सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, ठीक है, ये याद रखो सिर्फ। और ट्रीटमेंट अब हम लोग आ जाते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट जो होता है बेसिकली टू टाइप से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इन केस ऑफ पार्शियल, इन केस ऑफ कंप्लीट प्रोलैप्स, ठीक है। कंप्लीट प्रोलैप्स हम लोग टू टाइप से ट्रीटमेंट करते हैं, एक होता है हम लोग पेरिनियल प्रोसीड्यूर फॉलो करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं जब सर्जरी करेंगे पेरिनियम के विद फ्रॉम पेरिनियल रूट से हम लोग क्या करते हैं सर्जरी करते हैं, ठीक है। और एक होता है एब्डोमिनल का प्रोसीड्यूर, एक होता है विद पेरिनियम से जाएंगे और एक होता है एब्डोमेन से जाएंगे, ठीक है। तो पेरिनियम प्रोसीड्यूर से हम लोग फॉलो करेंगे और एक होता है एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन को अगर हम लोग लैप्रोस्कोपिकली एब्डोमेन से जा करके हम लोग को सर्जिकली ट्रीट करना है, और एक होता है पेरिनियम, पेरिनियम वाला पार्ट जो होता है मतलब जो एनल वाला पार्ट होता है, मतलब अराउंड एनल वाला पार्ट होता है, वहां से सर्जरी प्रोसीड्यूर करना पड़ता है। तो अभी के सिनेरियो में जो होता है वो एब्डोमेन प्रोसीड्यूर ज्यादा फॉलो करते हैं अभी का सिनेरियो में, पेरिनियल प्रोसीड्यूर ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं अभी। तो इसमें क्या है, बट हम लोग को तो पढ़ना पड़ेगा कि पेरिनियल प्रोसीड्यूर क्या क्या होता है। तो इसमें से क्या होता है, तीन प्रोसीड्यूर का तुम लोग सब याद रखना, इस पेरिनियल प्रोसीड्यूर में तीन प्रोसीड्यूर होता है और ये नाम याद रखना, ठीक है। तो पेरिनियल प्रोसीड्यूर, हालांकि एग्जाम में प्रोसीड्यूर नाम नहीं पूछता है, बट स्टिल ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के सिनेरियो में। तो पेरिनियल प्रोसीड्यूर जो होता है उसमें तीन प्रोसीड्यूर होता है। फर्स्ट होता है डेलरॉम्स प्रोसीड्यूर, सेकेंड होता है एल्टेमियर्स प्रोसीड्यूर, थर्ड होता है थ्रियास्ट वायरिंग, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेलरॉम्स प्रोसीड्यूर, सेकेंड वन इज एल्टेमियर प्रोसीड्यूर एंड थर्ड वन इज द थ्रियास्ट वायरिंग। तो पहले ये वाला डिस्कस कर देते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली, क्या होता है जो ये जो पता है ये रेक्टम वाला पार्ट है, ये तुम्हारा एनल कैनल वाला पार्ट है, और ये होता है ये रेक्टम वाला पार्ट है, ये एनल कैनल वाला पार्ट है, ये होता है एनल वर्ज वाला पार्ट जहाँ से रेक्टम प्रोलैप्स होता है। तो थ्रियस वायरिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लो ये जो रेक्टम वाला हिस्सा है, ये जो रेक्टम वाला हिस्सा है ये होता है तुम्हारा एनल वर्ज से निकल आता है, यहाँ से निकल आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिजिटली रिपोजिशन करते हैं, मतलब जो रेक्टम जो बाहर निकल गया है उसको अंदर की तरफ डालते हैं, और यहाँ पे एनल वर्ज में क्या करते हैं, एनल वर्ज में एक वायर यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थ्रियस वायरिंग। ये वायर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एनल के पास हम लोग एक वायरिंग करके एक यहाँ पे स्विचर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये रेक्टम वाला पार्ट है, अब ये बाहर निकल के नहीं आएगा, तो इसी का नाम है थ्रियस वायरिंग, दैट इज अ स्टील वायर और अ थिक सिल्क स्विचर इज अप्लाइड अराउंड द एनस। ये जो एनस वाला पार्ट है यहाँ पे स्विचर कर देते हैं, बिकॉज आफ्टर रिड्यूसिंग द प्रोलैप्स, मतलब पहले प्रोलैप्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे डिजिटली, देन हम लोग वहां पे एक नॉट लग के वायरिंग कर देंगे। तो ये हो गया थ्रियस वायरिंग। अब आते हैं नंबर सेकंड इज द डेलरॉम्स प्रोसीड्यूर। डेलरॉम्स प्रोसीड्यूर क्या होता है, ये सब हम लोग पेरिनियल अप्रोच में हम लोग सब पढ़ रहे हैं। तो पेरिनियल प्रोसीड्यूर के अंदर डेलरॉम्स प्रोसीड्यूर होता है। तो डेलरॉम्स प्रोसीड्यूर बेसिकली अभी परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो म्यूकोजा वाला पार्ट जो निकल गया है, ठीक है, जो हमारा रेक्टम का जो म्यूकोजा वाला पार्ट जो निकल गया है रेक्टम से प्रोलैप्स हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो म्यूकोजा वाला पार्ट जो निकल गया उसको हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टिच कर देते हैं मस्कुलरिस लेयर से, ठीक है। तो वी ऑल नो कि 4 लेयर होता है। इसमें क्या होता है, म्यूकोजा वाला अगर लेयर अगर बाहर निकल आता है तो
उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो म्यूकोजा लेयर को वी एक्सरसाइज दैट म्यूकोजा वाला पार्ट। फिर क्या करते हैं हम लोग, जो मस्कुलैरिस लेयर है, मस्कुलैरिस लेयर ऑफ द रेक्टम, उससे हम लोग उसको हम लोग स्टिच कर देते हैं। ठीक है, ये होता है डेलरॉम्स प्रोसीड्यूर। नंबर थर्ड इज द एल्टमियस प्रोसीड्यूर। एल्टमियस प्रोसीड्यूर को कैसा होता है, एल्टमियस प्रोसीड्यूर कैसे होता है, ये मान लो एल्टमियस प्रोसीड्यूर क्या होता है, ये मान लो ट्रांसवर्स कोलोन है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया, ये तुम्हारा डिसेंडिंग कोलोन हो गया, ये तुम्हारा सिग्मोइड कोलोन हो गया। ठीक है, दिस वन इज द योर रेक्टम वाला पार्ट एंड दिस वन इज द एनल वाला पार्ट एंड दिस इज द एनल वर्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है एल्टेमियस प्रोसीड्यूर में, बेसिकली ये जो रेक्टम क्या होता है, मान लो ये मेन तो रेक्टम में मेरा प्रोलैप्स हो रहा है फ्रॉम एनल वर्ज। अब ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो रेक्टम वाला पार्ट है इसको हम लोग कट कर देंगे। जब ये निकल आ जाएगा बाहर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टम वाला पार्ट को हम लोग कट कर देते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो सिग्मोइड वाला कोलन वाला पार्ट है इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो बच गया मेरा डिसेंडिंग कोलन और बच गया मेरा डिसेंडिंग कोलन और एनल कैनल। दिस वन इज द मेरा एनल वाला कैनल वाला पार्ट एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग कोलन। ये दोनों लेयर को हम लोग एनास्टोमोसिस कर देते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो गया मेरा ट्रांसवर्स कोलोन, ये हो गया मेरा डिसेंडिंग कोलोन और ये वाला मेरा हो गया एनल कैनल। बीच का जो रेक्टम वाला पार्ट था, रेक्टम वाला और सिग्मोइड, रेक्टम वाला पार्ट था और सिग्मोइड वाला पार्ट था, उसको हम लोग कट कर दिए और इसको हम लोग क्या कर दिए, एनास्टोमोसिस कर दिए। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेक्टोसिग्मोइडेक्टोमी। ठीक है, मतलब रेक्टम वाला पार्ट और सिग्मोइड वाला पार्ट को हम लोग कट कर दे रहे हैं और इसका का नाम है कोलो एनल एनास्टोमोसिस, यानी कोलन मतलब डिसेंडिंग कोलन और एनल, इसको हम लोग क्या कहते हैं एनास्टोमोसिस। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज कोलो एनल एनास्टोमोसिस और रेक्टोसिग्मोइडेक्टोमी, बिकॉज वी आर cutting the rectum वाला part and the sigmoid वाला part. That is we call it as ectosigmoidectomy और coloanal anastomosis. तो ये हो गया एल्टमियस प्रोसीड्यूर। ठीक है, ये 3 प्रोसीड्यूर समझ में आया जो पेरिनियल अप्रोच से हम लोग करते हैं। क्लियर है? হ্যাঁ দাদা, सबको দাদা क्लियर है? বলছি এতে কোনো প্রবলেম হয় না যদি মানে রেকটামটা যদি পুরো কেটে দেওয়া হয়? অ্যাকচুয়ালি দেখো, প্রবলেম বলতে গেলে এটা এখন যেহেতু এই প্রসিডিউরে অনেক কমপ্লিকেশনস দেখা গেছে। ঠিক আছে, মানে কখনো কখনো দেখা গেছে এটা আবার রিভার্সিবল হয়ে যায়, মানে আবার অ্যানাল ক্যানেল যেটা আমরা অ্যানাস্টোমোসিস করেছি ওটাও আবার প্রোল্যাপস দেখা গিয়েছে, কেন কি ওখানে কোনো সুচারিং বা কোনো একটা মানে অ্যাডহিয়ারেন্স এর কোনো এখানে রোল নেই। এটা দেখা গেছে কি মানে এটা আবারও এই প্রসিডিউরটা মানে ये जो प्रोसीड्योर है ये रिवर्सिबल हो जाता है कभी कभार। ये जो मतलब एनल कैनल वाला पार्ट है वो कभी कभार रेक्टम के से निकल आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या गया है, इसलिए ये अभी प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं पेरिनियल अप्रोच से। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग एब्डोमिनल प्रोसीड्योर करते हैं। एब्डोमिनल प्रोसीड्योर क्या आता है, ये अभी में हम लोग जो फॉलो करते हैं मेनली वेल्स ऑपरेशन वी फॉलो। ठीक है, तो एब्डोमिनल प्रोसीड्योर के अंदर जो आता है दैट इज वेल्स ऑपरेशन, याद रखना, एंड रिप्स्टेन ऑपरेशन। दीज टू ऑपरेशंस आर मेनली दैट इज फॉलो नाउअडेज। उसमें से वेल्स ऑपरेशन ज्यादा अभी फॉलो किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अच्छा हाँ, दिस अभी अभी मैं फिर से और एक कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ कि ये क्या होता है, कभी कभार अगर ये थ्रेश वायरिंग अगर यूज किया जाता है तो उसमें कभी कभार देखा गया कि रिस्क ऑफ एनल स्टेनोसिस, मतलब जो एनल का जो एरिया है वो स्टेनोस हो जाता है, वो नैरो हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, स्टूल कुड नॉट बी एबल टू पास। तो सम कॉम्प्लिकेशन की वजह से अभी ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, बट एब्डोमिनल प्रोसीजर अभी ज्यादा फॉलो होता है, दैट इज वेल ऑपरेशन एंड रिप्स्टीन ऑपरेशन। नाम याद रखना, वेल्स ऑपरेशन एंड रिप्स्टीन ऑपरेशन। ठीक है, वेल्स ऑपरेशन में क्या करते हैं, वेल्स ऑपरेशन है वी एब्डोमिनल प्रोसीजर है, दैट इज व्हाई वी हम लोग क्या करते हैं, लैप्रोटॉमी, हम लोग विद द हेल्प ऑफ लैप्रोटॉमी, मतलब एब्डोमिनल से हम लोग एक कैमरा फिट करते हैं और वहां से हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं, कैमरा डाल करके एंड सब इंस्ट्रूमेंट डाल करके होल करते हैं, 2 या 3 होल करते हैं सब, उसमें हम लोग लैप्रोटॉमी हम लोग करके उसमें ऑपरेशन करते हैं। एब्डोमेन से क्या करते हैं, रेक्टम में जा करके उसको रिपेयर करते हैं। तो वेल ऑपरेशन में क्या होता है, एक मेश हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये हो गया मेरा रेक्टम, ये हो गया मेरा एनल कैनल, ये हो गया मेरा एनल वर्ज। तो ये जब रेक्टम जो है ये अगर प्रोलैप्स जब कर जाता है तो रेक्टम को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको
और ये जो रेक्टम होता है ना, इसके ठीक पीछे क्या होता है, एक सैक्रम वाला पार्ट होता है, सैक्रम बोन होता है इसके ठीक रेक्टम के पीछे। तो ये जब रेक्टम क्या होता है, जब ऐसा ये जो रेक्टम होता है, ये जब बाहर ऐसा प्रोलैप्स हो जाए तो इसको क्या करते हैं, जब इसको ऊपर लाते हैं, ऊपर लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये रेक्टम ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग मैश यूज करते हैं। मैश मतलब कि एक मैश, आई होप सबको पता है कि मैश क्या करते हैं, ये मैश हम लोग, ये जो सैक्रम वाला पार्ट है पोस्टीरियरली, इससे हम लोग उसको स्यूचर कर देते हैं, एक्सेप्ट द एंटीरियर वाला पार्ट। एंटीरियर वाला पार्ट को हम लोग ओमिट करते हैं, एक्सेप्ट एंटीरियर पार्ट को, इसको छोड़ देते हैं। बट ये जो रेक्टम का जो पीछे वाला पोस्टीरियर वाला हिस्सा है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सैक्रम से एक मैश लगा करके इसको स्यूचर कर देते हैं। ठीक है, मैश हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो वेल्स ऑपरेशन में क्या करते हैं, अब ये जब हम लोग इसको सूचर कर दिया तो अब क्या होगा, ये रेक्टम फिर नीचे नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर मैश लगा दिया है सैक्रम से। ठीक है, सूचर भी कर दिया है। तो ये ऑपरेशन का नाम होता है वेल्स ऑपरेशन, दैट इज यूज्ड नाउअडेज। ये हो गया वेल्स ऑपरेशन, और उसमें एंटीरियर पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर एंटीरियर पार्ट भी अगर हम लोग मैश लगा देंगे तो ये तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से क्या होता है, इसमें फिर कॉन्स्टिपेशन, एनल स्टेनोसिस, ये सब कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग एनल एंटीरियर वाला पार्ट छोड़ देते हैं। रिप्स्टेन ऑपरेशन क्या होता है, रिप्स्टेन ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सूचरिंग करते हैं। मतलब रिप्स्टेन ऑपरेशन में समवॉट यहाँ सेम ही होता है, बट यहाँ पे हम लोग मैश यूज नहीं करते। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लैप्रोटोमिकली रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन में क्या करते हैं, ये रेक्टम वाला हिस्सा है और ये तुम्हारा मान लो सैक्रम वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम लोग सूचर कर देते हैं। बस डिफरेंस है ये, यहाँ पे वेल्स ऑपरेशन में हम लोग मैश यूज करते हैं, रिप्स्टेन में क्या करते हैं हम लोग, बस सूचरिंग कर देते हैं तुम्हारा पोस्टीरियर वाला पार्ट से और सैक्रम वाला पार्ट से। ठीक है, रेक्टम का जो पोस्टीरियर वॉल है और सैक्रम से हम लोग सूचर कर देते हैं, यहाँ पे कोई मैश यूज नहीं करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, वेल्स ऑपरेशन और रिप्स्टेन ऑपरेशन। यही दो, और ऐसे कि ऑपरेशन और भी 3-4 ऑपरेशन है, बट याद करने के लिए यही 2 ऑपरेशन याद रखो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, अल्सरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग एनीमिया हो सकता है, प्रोक्टाइटिस हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, गैंग्रीन होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, रप्चर होने का चांसेस हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कैसे सबम्यूकोसा वाला पार्ट है, ये हो गया पार्शियल प्रोलैप्स, और इसमें अगर सारा लेयर इन्वॉल्व हो देन इट इज कंप्लीट प्रोलैप्स। ठीक है, और यहाँ से देखो, ये मैं भी नेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैश देखो यूज किया हुआ है, इसका जो एंटीरियर वाला हिस्सा है इसको हम लोग छोड़ देते हैं और बेसिकली पोस्टीरियर वाला पार्ट से हम लोग सैक्रम से लेकर मैश अप्लाई कर देते हैं, सूचर कर देते हैं। ठीक है, ये रेक्टोपेक्सी वाला पार्ट है, रेप्स्टेन ऑपरेशन वाला, देखो यहाँ पे हम लोग सूचरिंग कर दिए। ठीक है, दैट इज फॉर रेक्टल प्रोलैप्स। इतना क्लियर है, सबको क्लियर है गुदा भ्रंश और रेक्टल प्रोलैप्स? है दादा। सबको क्लियर है ना?